हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपको मिलेगा जैक बोर्ड 11th क्लास का इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर का आंसर बता रही हूँ। 2019 का क्वेश्चन पेपर है 2019 का, इसका मैं सारा का आंसर बता रही हूँ। फुल मार्क्स आपका होता है 100 यानी 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होता है और आपको एग्ज़ाम लिखने के लिए मिलता है 3 घंटे का समय, 3 आवर्स। आपका इस क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन पेपर में 50 क्वेश्चन होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न है जो कि सबके सब अनिवार्य है, कंपलसरी है और हर एक के लिए आपको 2 मार्क्स मिलता है इसमें, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन पेपर मिलता है आपको एग्जाम में और साथ में एक OMR सीट मिलेगा। OMR सीट में आपको सर्कल बना के बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। अपना नाम, रोल नंबर, रोल कोड, अपना रोल कोड, अनुक्रमांक यानी रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, एग्ज़ाम का डेट और सीटिंग, पाली, विभाग यानी क्या आपका ये है स्ट्रीम या फैकल्टी, और सब्जेक्ट का नाम OMR सीट में आपको लिखना है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, छोड़ देंगे तो मिक्सअप हो जाएगा, आपका एग्ज़ाम में मार्क्स सीट आएगा ही नहीं, ठीक है। तो OMR सीट में जो आप आंसर लिखोगे ना वही जमा होता है, तो उसमें अच्छा से अपना पूरा नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल कोड, एग्ज़ाम का डेट, कौन सा सीटिंग में एग्ज़ाम हो रहा है और आप आर्ट्स के, साइंस के या कॉमर्स के वो, और सब्जेक्ट का नाम, सब OMR में लिखिएगा क्योंकि वही जमा होता है। और अपना पूरा फुल सिग्नेचर भी करना है, ठीक है। उसमें दिया हुआ जगह रहेगा, उसमें आपको करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको 50 क्वेश्चन है, सबके लिए 2-2 मार्क्स है यानी 100 मार्क्स का हुआ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेंसस इज कंडक्टेड एवरी डैश ईयर्स इन इंडिया 2, 5, 10 और 1। भारत में प्रत्येक डैश वर्ष में जनगणना होती है। कितने वर्ष में होती है, कितने साल में जनगणना होती है? भारत में हर 10 साल में जनगणना होती है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 जो है इसका करेक्ट आंसर है। सेंसस इज कंडक्टेड एवरी 10 ईयर्स इन इंडिया। क्लियर है। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन है, द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड फॉर। सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है सिंगुलर सेंस के लिए एक वचन में, या फिर प्लूरल सेंस बहुवचन में, या बोथ ए एंड बी, एक और दो, दोनों, या फिर 4 है इसमें, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा बहुवचन में, ठीक है, क्योंकि जो सांख्यिकी शब्द का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड फॉर प्लूरल सेंस। देखो थर्ड क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स कम अंडर सेंट्रल टेंडेंसी। केंद्रीय प्रवृत्ति के अंतर्गत कौन से माप आते हैं? मीडियन यानी माध्यिका, मोड, बहुलक, या फिर समांतर माध्य, अरिथमेटिक मीन, या इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है इनमें से सभी, क्योंकि केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप होते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी मेजर्स जो होते हैं उसमें मीडियन भी आता है, मोड भी आता है, अरिथमेटिक मीन भी आता है, यानी माध्यिका, बहुलक और समांतर माध्य सब आता है। इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स अ स्टेज ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी। निम्नलिखित में से कौन सांख्यिकी अध्ययन की अवस्था को दर्शाता है? ऑप्शंस दिए हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा, आंकड़ों का संग्रह, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, या तीसरा है एनालिसिस ऑफ डेटा, आंकड़ों का विश्लेषण, या इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि स्टेज ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी जो है ये सब इंडिकेट करता है, आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का विश्लेषण, ये सब सांख्यिकी अध्ययन की अवस्था को दर्शाते हैं, इसलिए इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखो 5th नंबर क्वेश्चन है, कंप्लीट द गिवन फॉर्मूला स्पीयर्समैन रैंक को रिलेशन। स्पीयरमैन कोटि सह संबंध के सूत्र को पूरा करें। तो ये देखिए, ये 1 - 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर बाई वॉट, नीचे क्या होगा इसके हर में यानी डिनोमिनेटर में। तो इसमें देखिए ऐसे होता है, 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर -1, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग ऐसे लिखे, एन स्क्वायर इंटू एन कितना हो गया, एन क्यूब, और एन इंटू 1 कितना हो गया, एन, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन कितना नंबर में दिया है, 3rd नंबर में। तो ये 3rd नंबर इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, 3rd इसका करेक्ट आंसर है। देखो 6th नंबर क्वेश्चन है, अ पर्सन हु कलेक्ट्स डेटा इज नोन एज। वह व्यक्ति जो आंकड़ा संग्रह करता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटर यानी प्रदर्शक,
एन्यूमरेटर गणनाकार, या फिर लेक्चरर व्याख्याता, या फिर ऑपरेटर। तो इसमें से क्या कहते हैं उस व्यक्ति को जो आंकड़ा संग्रह करता है? पर्सन हु कलेक्ट डेटा इज नोन एज। इसका करेक्ट आंसर है एन्यूमरेटर गणनाकार। जो व्यक्ति आंकड़ा संग्रह करता है उसे गणनाकार कहते हैं, एन्यूमरेटर कहते हैं। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड बाय। सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है बिजनेसमैन व्यवसायियों द्वारा, या फिर साइंटिस्ट वैज्ञानिकों द्वारा, या अर्थशास्त्रियों द्वारा, इकोनॉमिक्स, या इनमें से सभी, ऑल ऑफ देम, इनमें से सभी के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ देम, क्योंकि एक साइंटिस्ट भी स्टैटिस्टिक्स का यूज करता है, वैज्ञानिक भी सांख्यिकी का इस्तेमाल करता है, व्यवसायी जो होता है बिजनेसमैन वो लोग भी स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं, और इकोनॉमिस्ट जो होते हैं अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट वो भी स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। सी क्वेश्चन नंबर 8 है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज नोन एज। आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शंस दिए है। ऑप्शन ए कलेक्शन यानी संग्रहण, ऑप्शन सेकंड नंबर दिया है संगठन ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन तीसरा दिया है एक और दो दोनों, बोथ बोथ 1 and 2, या फिर ऑप्शन 4 दिया है प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 प्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज नोन एज प्रेजेंटेशन। प्रस्तुतिकरण के रूप में जाना जाता है आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन को। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है। अ कैरेक्टरिस्टिक और फेनोमेनन विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड एज नंबर्स एंड चेंजेस इट्स वैल्यूज ओवर टाइम इज नोन एज सिंबल, क्वालिटी, वेरिएबल और क्लास। किसी तथ्य की वह विशेषता या प्रक्रिया जिसे संख्याओं के रूप में मापा जा सकता है या बदलता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? चिन्ह, गुण, चर या वर्ग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 चर। ठीक है। वेरिएबल थर्ड नंबर। सी क्वेश्चन नंबर 10 है अ लॉरेंस कर्व इज यूज टू मेजर। लॉरेंस कर्व का इस्तेमाल क्या मापने के लिए होता है पूछा है इसमें। ठीक है। मीडियन, डिस्पर्सन, मोड या बोथ 1 and 2। लॉरेंस वक्र का प्रयोग किसको मापने के लिए होता है? माध्यिका, अपकिरण, बहुलक या 1 और 2 दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अपकिरण। लॉरेंस वक्र का प्रयोग अपकिरण को मापने के लिए होता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11 है हु इज नोन एज द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। तो एडम स्मिथ, गॉटफ्रीड एकिन्वॉल, ऑल्फ्रेड मार्शल या फिर पॉल सैमुएलन। सांख्यिकी के पिता किसे कहते हैं? एडम स्मिथ, गॉटफ्राइड एकिन्वॉल, अल्फ्रेड मार्शल या फिर पॉल सैमुएल्सन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गॉटफ्राइड एकिन्वॉल। ठीक है। सांख्यिकी के पिता गॉटफ्राइड एकिन्वॉल को माना जाता है। गॉटफ्राइड एकिन्वॉल इज नोन एज फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सी क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडेक्स इन बेस ईयर। आधार वर्ष में सूचकांक का मूल्य क्या होता है? 100, 0, 1 या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 100। द वैल्यू ऑफ इंडेक्स बेस ईयर इज 100। आधार वर्ष में सूचकांक का मूल्य होता है 100। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है दैट मेथड in which data are collected covering every item of the universe or population relating to the problem under investigation is known as। फर्स्ट नंबर है सैंपल मेथड या सेंसस मेथड या बोथ एंड 2 या फिर नन ऑफ दीज। किसी अनुसंधान से संबंधित समग्र या जनसंख्या की सभी इकाइयों का संग्रह किया जाता है तो उस विधि को कहा जाता है। क्या कहा जाता है उस विधि को? बताना है आपको। प्रतिदर्श विधि, जनगणना विधि, 1 और 2 दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 जनगणना विधि, सेंसस मेथड। सी नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज डैश इज द मोस्ट प्रीवेलेंट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मोस्ट प्रीवेलेंट मेजर क्या है? अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड या ऑगिव। तो इसका डैश केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे प्रचलित माप है। समांतर माध्य, माध्यिका या फिर बहुलक या ओजाइव।
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 समांतर माध्य, ठीक है, अरिथमेटिक मीन। क्वेश्चन नंबर 15 है अकॉर्डिंग टू क्रॉक्सटन एंड काउडेन डैश आर डिवाइसेस फॉर मेजरिंग डिफरेंसेस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स। इसके ऑप्शंस दिए हुए स्टैंडर्ड डिविएशन, इंडेक्स नंबर, मोड या फिर नन ऑफ दिस। क्रॉक्सटन और काउडन के अनुसार डैश संबंधित चरों के एक समूह के मूल्य के अंतर मापने की विधियां है। इसके ऑप्शन दिए हैं प्रमाप, विचलन, निर्देशांक, बहुलक या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है इंडेक्स नंबर, निर्देशांक। क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स आर डिस्क्रीट, वेट, हाइट, डिस्क्रीट, ओके, वेट, हाइट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नन ऑफ दिस। निम्न में से कौन सा चर खंडित है? वजन, ऊंचाई, छात्रों की संख्या या इनमें से कोई नहीं। तो वजन नहीं हो सकता, ऊंचाई भी नहीं, छात्रों की संख्या। जो नंबर होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ये ऑप्शन 3 आंसर है इसका करेक्ट। 17 नंबर क्वेश्चन है प्राइमरी डेटा आर, ऑप्शंस दिए है ऑप्शन 1 पब्लिश्ड डेटा, डेटा कलेक्टेड बाय रिसर्चर, बोथ 1 एंड 2 या फिर नन ऑफ दीज। प्राथमिक आंकड़े होते हैं प्रकाशित आंकड़े, अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित आंकड़ा, या तीसरा दिया है 1 और 2 दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक आंकड़ा जो होते हैं ना वो अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित आंकड़े होता है। प्राइमरी डेटा है डेटा कलेक्टेड बाय रिसर्चर। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सी क्वेश्चन नंबर 18 है 10 डायग्राम्स इन विच डेटा आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बार्स और रेक्टेंगल्स आर कॉल्ड, क्या कहलाता है? ऑप्शंस दिए हैं ऑप्शन 1 इज पाई डायग्राम, ऑप्शन 2 इज स्कैटर डायग्राम, ऑप्शन 3 इज बार डायग्राम या ऑप्शन 4 है फ्रीक्वेंसी कर्व। वे चित्र जिसमें आंकड़ों को दंडों या आयतों के रूप में प्रकट किया जाता है कहलाते हैं पाई चित्र, विक्षेप चित्र, दंड चित्र या आवृत्ति वक्र। इसका करेक्ट आंसर होगा दंड चित्र, बार डायग्राम, ठीक है। क्यों? क्योंकि बार डायग्राम में दंड चित्र में ही आंकड़ों को, डेटा को बार्स और रेक्टेंगल्स में यानी कि दंडों और आयतों में उसको दर्शाया जाता है, प्रकट किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है वन हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स इज प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, सेलर और नन ऑफ दिस। जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं को उपभोग करता है वो है उत्पादक, उपभोक्ता, विक्रेता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 उपभोक्ता, कंज्यूमर। क्योंकि उपभोक्ता जो है वो अपनी संतुष्टि के लिए, अपनी जरूरतों की, आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु एवं सेवाओं का कंजम्पशन करता है, उपभोग करता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोरिलेशन व्हाट डज r इक्वल्स -1 डिनोट। इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन, नो कोरिलेशन, परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन या फिर नन ऑफ दिस। सहसंबंध के संदर्भ में r बराबर -1 क्या दर्शाता है? पूर्णतया धनात्मक सहसंबंध, सहसंबंध की अनुपस्थिति या फिर पूर्णतया ऋणात्मक सहसंबंध या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 पूर्णतया ऋणात्मक सहसंबंध। देखिए यहाँ माइनस है ना तो उसको ऋणात्मक कहते हैं। परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है व्हेन बोथ लोअर एंड अपर लिमिट्स आर कंसिडर्ड सच क्लासेस आर कॉल्ड एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, क्यूमुलेटिव या नन ऑफ दिस। जब निचली और ऊपरी दोनों सीमाओं पर विचार करते हैं तो ऐसे वर्ग कहलाते हैं अपवर्जी, समावेशी, संचयी या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 एक्सक्लूसिव, अपवर्जी। व्हेन बोथ लोअर एंड अपर लिमिट्स आर कंसिडर्ड सच क्लासेस आर कॉल्ड एक्सक्लूसिव। जब निचली और ऊपरी दोनों सीमाओं पर विचार करते हैं तो ऐसे वर्ग को क्या कहते हैं? अपवर्जी। क्वेश्चन नंबर 22 है हिस्टोग्राम इज अ, क्या है हिस्टोग्राम वो बताना है। 1 डायमेंशनल फिगर है, 2 डायमेंशनल फिगर है, मल्टी डायमेंशनल फिगर है या 3 डायमेंशनल फिगर है। आयत चित्र जो है वो क्या है? एक विमीय आरेख है, द्विविमीय आरेख है,
बहुविमीय आरेख है या त्रिविमीय आरेख है? इसका करेक्ट आंसर है सेकंड नंबर ऑप्शन, द्विविमीय आरेख है। ठीक है, हिस्टोग्राम इज अ 2 डायमेंशनल फिगर, आयत चित्र द्विविमीय आरेख है। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज्ड टू फाइंड आउट इंटरक्वार्टाइल रेंज? निम्नलिखित में से कौन से सूत्र का प्रयोग अंतर चतुर्थक विस्तार या परास ज्ञात करने के लिए किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, Q3 माइनस Qn, कि बड़े वाला से छोटे वालों को माइनस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, पाई डायग्राम इज अ डैश डिवाइडेड इनटू वेरियस सेगमेंट्स शोज द परसेंट वैल्यूज ऑफ सीरीज। ऑप्शंस दिए हैं स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल या फिर ट्राइंगल। पाई आरेख वह चित्र है जिसमें डैश को कई भागों में बांटकर श्रेणी के भिन्न भिन्न प्रतिशत मूल्यों को प्रस्तुत किया जाता है। तो पाई डायग्राम कैसा होता है? ऐसा गोल होता है। ठीक है, इसमें ऐसे दिखाया जाता है, इतना परसेंट ये है, इतना परसेंट ये है, इतना परसेंट ये है। ठीक है, इसमें ऐसे लिख दिया जाता है। तो क्या होगा? स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, सर्कल होगा, ये ट्राइंगल होगा, वर्ग, आयत, वृत्त या त्रिकोण। तो गोल है तो क्या है? सर्कल होगा। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, वृत्त, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 25 है, टेलीफोन इंटरव्यू इज अ मेथड ऑफ डैश कलेक्शन। ऑप्शंस दिए हैं डेटा, फ्रीक्वेंसी, क्लास या नन ऑफ दीज। टेलीफोन साक्षात्कार डैश संग्रहण की विधि है। क्या संग्रहण की विधि है बताना है आपको। ऑप्शन दिए इसके आंकड़े, आवृत्ति, वर्ग या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, डेटा। टेलीफोन इंटरव्यू इज अ मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। ठीक है, आंकड़ों का संग्रहण करने के लिए टेलीफोन साक्षात्कार होता है। टेलीफोन साक्षात्कार आंकड़े संग्रहण की विधि है। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैश क्रॉप? निम्नलिखित में से नकद फसल कौन है? पैडी, धान, वीट, गेहूं, कॉटन, कपास या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, कॉटन, कपास। ठीक है, क्योंकि कपास जो है वो नकद फसल होता है। कॉटन इज द कैश क्रॉप। क्वेश्चन नंबर 27 है, ग्रीन रिवोल्यूशन इंक्लूड्स HYV सीड्स, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, केमिकल फर्टिलाइजर या फिर ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। हरित क्रांति में सम्मिलित है HYV बीज, कृषि यंत्रीकरण, रासायनिक उर्वरक या इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर है 4, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। 28 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, विच कंट्री इज लीडिंग इन इट्स इंडिकेटर्स? मानव विकास सूचक के अनुसार कौन सा देश इसके संकेतकों में सबसे आगे है? पाकिस्तान, नेपाल, चीन या भारत? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, चीन, चाइना। पाकिस्तान, नेपाल, चाइना एंड इंडिया, इन चारों में सबसे आगे HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचक के मामले में सबसे आगे चीन है, चाइना है। क्वेश्चन नंबर 29 है, अ टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट व्हेन मोर पीपल आर engaged in a production activity than actually required is disguised unemployment, cyclical unemployment, seasonal unemployment या industrial unemployment। ऐसी बेरोजगारी जिसमें कार्य को करने के लिए आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी या औद्योगिक बेरोजगारी। इसका करेक्ट आंसर होगा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन 1। प्रच्छन्न बेरोजगारी में जितने की जरूरत नहीं होती है उससे ज़्यादा लगे होते हैं लोग काम में। वे लोग बेरोजगार तो नहीं दिखते लेकिन वास्तव में उनका जो कार्य क्षमता है उसका पूरा इस्तेमाल भी नहीं हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, इन्फ्लेशन इज अ सिचुएशन इन विच प्राइजेस इंक्रीज, प्राइजेस डिक्रीज, प्राइजेस रिमेन अनचेंज्ड या ऑल ऑफ दिस। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमतें बढ़ती है, कीमतें घटती है, कीमतें अपरिवर्तित रहती है या इनमें से सभी। मुद्रास्फीति में, इन्फ्लेशन में क्या होता है? प्राइजेस इंक्रीज, कीमतें बढ़ती है। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 है, पॉवर्टी लाइन इज रिलेटेड टू रिलेटिव पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, बोथ 1 and 2 या फिर नन ऑफ दीज। गरीबी रेखा का संबंध है सापेक्ष निर्धनता से, निरपेक्ष निर्धनता से, 1 और 2 दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है निरपेक्ष निर्धनता से, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। गरीबी रेखा का संबंध निरपेक्ष निर्धनता से है। पॉवर्टी लाइन इज रिलेटेड टू
absolute poverty. Option 2 is the correct answer for this question. Question number 32 है AAY stands for अंत्योदय आवास योजना, अन्न आवास योजना, या फिर अंत्योदय अन्न योजना, या फिर आम आवास योजना। आय का पूर्ण स्वरूप क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा अंत्योदय अन्न योजना। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अंत्योदय अन्न योजना AAY का पूरा रूप है। क्वेश्चन नंबर 33 है इन इंडिया विच टाइप ऑफ इकोनॉमी इज सीन, मिक्स्ड, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था देखी जाती है? मिश्रित, पूंजीवादी, समाजवादी या साम्यवादी। भारत में, हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर अ मेरिट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, इंक्रीजेज द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सॉइल, increases the nutrients in the soil, organic farming is more expensive technique, या फिर both 1 and 2। निम्नलिखित में से कौन जैविक कृषि का गुण है? खेतों में जैवीय सक्रियता बढ़ाता है, मिट्टी में पौष्टिक तत्वों को बढ़ाता है, जैविक खेती में अधिक महंगा तकनीक है, या एक और दो दोनों। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, मिट्टी में पौष्टिक तत्वों को बढ़ाता है, इंक्रीजेज द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। क्वेश्चन नंबर 35 है द फुल फॉर्म ऑफ SEZ इज, ऑप्शंस दिए है स्पेशल इजी जोन, स्पेशल एवोल्यूशन जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन या स्पेशल एंट्री जोन। SEZ का पूर्ण रूप है क्या है बताना है। SEZ का पूरा नाम होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो इसका ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्वेश्चन नंबर 36 है द ड्यूरेशन ऑफ 12th 5-year प्लान वॉज, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 2012 से 2017, 1997 से 2002, 2002 से 2007 या 1980 से 1985। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से 2017 है, 2012 टू 2017। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI। देखो HDI का फिर से क्वेश्चन आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। HDI अच्छे से पढ़ लेना आप लोग। HDI इज एन इंडिकेटर ऑफ डैश पैरामीटर्स, स्पिरिचुअल, सोशल, पॉलिटिकल या रिलीजियस। मानव विकास सूचकांक जो है वो डैश मानदंडों का एक सूचक है, आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक। ये राजनीतिक मानदंडों का एक सूचक है। इट इज द पैरामीटर ऑफ पॉलिटिकल, इट इज द इंडिकेटर ऑफ पॉलिटिकल पैरामीटर। क्यों? क्योंकि इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य ये सब होता है। तो जहाँ पे जिस देश में अच्छी शिक्षा होगी, स्वास्थ्य होगा, हेल्थ होगा, एजुकेशन होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, मानव विकास अच्छा होगा, तो वहाँ के नेता लोग, मतलब जो प्रधानमंत्री, PM, उन लोगों का नाम होता है ना, तो इसलिए ये पॉलिटिकल इशू है। क्वेश्चन नंबर 38 है इन 1978 स्पीडी इंडस्ट्रियल रिफॉर्म वाज लॉन्च्ड इन विच कंट्री। 1978 में तीव्र औद्योगिक समृद्धि की शुरुआत किस देश में की गई थी? भारत में, चीन में, पाकिस्तान में या नेपाल में। इसका करेक्ट आंसर है चीन में, चाइना में। ठीक है, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इज एजुकेशन, कम्युनिकेशन, एनर्जी या बोथ 1 and 2। सामाजिक आधारभूत ढांचा का मुख्य अंग है शिक्षा, संचार, ऊर्जा या एक और दो दोनों। इसका करेक्ट आंसर होगा शिक्षा, ऑप्शन 1 एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 40 है हु मेड द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड? फिंडले सिराज, VK RV राव, विलियम डिग्बी या फिर दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किया था। द चिपको, क्वेश्चन नंबर 41 है द चिपको मूवमेंट वॉज एम्ड एट प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट इन बिहार, केरल, कर्नाटक या हिमालय। चिपको आंदोलन का उद्देश्य डैश में वन का संरक्षण था। कहाँ? बिहार, केरल, कर्नाटक या हिमालय। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 बिहार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है मनरेगा इज रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज या फिर
इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्री, मनरेगा का संबंध है रोजगार से, शिक्षा से, चिकित्सा सेवाओं से या उद्योग की स्थापना से। तो मनरेगा जो होता है वो रोजगार से संबंधित होता है। 100 दिन की इसमें रोजगार देने का गारंटी होता है सरकार की ओर से। एम्प्लॉयमेंट, मनरेगा इज रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, मनरेगा का संबंध रोजगार से है। क्वेश्चन नंबर 43 है, प्लानिंग कमीशन वॉज सेट अप इन 1945, 1955, 1950 और 1947। योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1945 में, 1955 में, 1950 में या 1947 में। योजना आयोग का जो स्थापना था मार्च 1950 में हुआ था। तो यहाँ पे 1950 लिखा है, खाली मार्च नहीं लिखा है। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 है, ऑल लिविंग एलिमेंट्स द बर्ड्स, एनिमल्स, प्लांट्स, फॉरेस्ट एक्सेट्रा आर बायोटिक एलिमेंट्स या फिर बोथ 1 and 2 या फिर नन ऑफ दीज। सभी जीवित तत्व जैसे पक्षी, जानवर, पेड़ पौधे, जंगल इत्यादि है। अजैव तत्व, जैव तत्व, 1 और 2 दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। जितने भी जीवित तत्व है ना वो सब जैव तत्व होते हैं। सेकंड नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, बायोटिक एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 45 है, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। भारत के प्रधानमंत्री जो है वो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष है। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46 है, फॉर हाउ मेनी डेज नरेगा प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट। अभी मैंने आपको बताया ना नरेगा में कितने दिनों का रोजगार प्रावधान है? 100 दिनों का, ठीक है। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47 है, द डिफरेंस बिटवीन लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स इज टोटल एम्प्लॉयड लेबर, अनएम्प्लॉयड लेबर, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयड लेबर या फिर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड लेबर। श्रम बल और कार्यबल का अंतर होता है, क्या होता है? कुल रोजगार श्रम, बेरोजगार श्रम, चक्रीय बेरोजगार श्रम या अदृश्य बेरोजगार श्रम। अदृश्य बेरोजगार श्रम इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 48 है, फ्रीइंग द इकोनॉमी फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल्स ऑफ द गवर्नमेंट इज नोन एज प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन या प्रोडक्शन। सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष या भौतिक नियंत्रणों से अर्थव्यवस्था को मुक्त करना जाना जाता है, क्या जाना जाता है? निजीकरण, उदारीकरण या फिर वैश्वीकरण या उत्पादन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, ठीक है। ताकि प्राइवेट सेक्टर भी अपना मुनाफा कमा सके, इसलिए सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष या भौतिक नियंत्रणों को अर्थव्यवस्था से मुक्त किया जाता है, उदारीकरण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, 10 रिसोर्सेज विच गेट एग्जॉस्टेड विद एक्सट्रैक्शन आर नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, बोथ 1 and 2 या नन ऑफ दीज। वे संसाधन जो निष्कर्षण के कारण अवशोषित हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नवीकरणीय साधन, गैर नवीकरणीय साधन या 1 और 2 दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा नवीकरणीय साधन, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 50 है, हु प्रेजेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। दादा भाई नौरोजी या फिर आर्थर लुइस या रैगनर नॉक्से या फिर पीसी महालनोबिस। गरीबी का दुष्चक्र की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया था? इसका करेक्ट आंसर होगा पीसी महालनोबिस ने ही गरीबी का दुष्चक्र की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। पीसी महालनोबिस प्रेजेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। तो गाइस अगर आपको वाकई ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर करिएगा, अपने स्टडी ग्रुप क्लासमेट से शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को विजिट जरूर करिएगा क्योंकि बहुत ही अच्छे इसमें स्टडी मटेरियल्स एंड आपके एग्जाम वगैरह से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, ठीक है। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।